नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा का जो सामाजिक का सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है सेट का, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उसकी समीक्षा करने जा रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने इस सेट से संबंधित जो वीडियोस थे, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस थे, वो उसकी वीडियो पहले अपलोड कर दी थी। और आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि 20 के 20 सवाल उन्हीं सवालों में से आए हैं। जिस भी विद्यार्थी ने ये सवाल ध्यानपूर्वक सुने थे, वो 20 के 20 नंबर ला पाने में सक्षम रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को एडवांस में आपको बधाई देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। और आज हम इसकी समीक्षा करते हैं कि इनके सही आंसर कौन से हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि लोगों का शासन जाना जाता है किस तरह से? लोकतंत्र के नाम से। मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र क्या होता है। शासन करने की वह व्यवस्था जिसमें शासक का चुनाव देश की जनता के द्वारा किया जाता है, और इसको मैंने बाइफरकेट भी किया था। तो ये जो है लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसके मुकाबले में राजतंत्र, अधिनायक तंत्र और ये ऑल ऑफ द अबाव हैं, ये गलत हैं। और इसका सही जवाब है कि लोकतंत्र। अगला ही सवाल है कि इनमें से कौन सी सरकार समकालीन विश्व में अधिक लोकप्रिय है? तो हमने देखा था, बात की थी कि करीबन जो 200 हमारे देश हैं, उसमें से 50% देश आज की तारीख में लोकतंत्र बन चुके हैं, और जो लोकतंत्र नहीं बने हैं वो लोकतंत्र देश की श्रेणी में आना चाहते हैं। इसलिए आज समकालीन विश्व में जो सबसे अधिक लोकप्रिय सरकार है, उसको हम कहते हैं लोकतंत्र। तो इसका जवाब भी लोकतंत्र है। अगला है, लोकतंत्र का मूल परिणाम क्या है? देखिए, सैन्य परिणाम नहीं हो सकता है, गरीबी दूर करना अकेला नहीं हो सकता है, प्रतिबंधित और सीमित कल्याणकारी नीतियां भी सीमित अवस्था में बात कही गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम जिस तरह से सोचा जाता है, वही लोकतंत्र का मूल परिणाम है कि ये स्थितियां और सुदृढ़ हो जाती हैं और स्पष्ट हो जाती हैं, और राजनीतिक रूप से हमें बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, सामाजिक रूप में समानता आ जाती है, और आर्थिक में भी हमें बराबरी का अधिकार मिलता है। इसलिए लोकतंत्र का जो मूल परिणाम है वो ये तीन है। तो ये सही आंसर होना चाहिए। अगला जो सवाल है कि इनमें से कौन सी विशेषता सामान्य सभी सरकारों में पाई जाती है? देखिए, जो नियमित चुनाव हैं वो तानाशाही हो या राजशाही हो, उसमें नहीं होते हैं। इस तरह से एक औपचारिक संविधान जो है, देखिए किसी भी तरह की सरकार हो, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो या तानाशाही हो, उसमें एक संविधान होता है और उसी संविधान के द्वारा चलाया जाता है देश को। तो इस तरह से ना तो नियमित चुनाव होते हैं सभी सरकारों में, ना ही सभी जो सरकारें होती हैं उसमें राजनीतिक दल होते हैं। तो इसी वजह से ये भी आंसर गलत है। तो सही इसका जवाब होगा कि एक औपचारिक संविधान होता है। ये इसका सही जवाब है। अगला जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि जब लोकतंत्र में निर्णय उचित प्रक्रिया की मदद से लिए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? और देखिए, इस बात में दूसरी बात भी छुपी हुई है कि जो वो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को जानने का अधिकार सभी को होता है, देश की जनता को होता है। देश में विभिन्न जो सामाजिक समूह होते हैं उनको जानने का अधिकार होता है। अगर वो जानना चाहें तो उसको जान सकते हैं। तो इसको हम ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता कहते हैं। तो वो प्रक्रिया, सही प्रक्रिया जिसकी वजह से निर्णय लिए जाते हैं, उसमें पारदर्शिता होती है। इस तरह से इसका जो सही जवाब है वो पारदर्शिता है। अगला जो सवाल है, लोकतंत्र बेहतर है क्योंकि? देखिए, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा लोकतांत्रिक सरकार में होता है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, डिग्निटी को मेंटेन करता है, ये भी होता है। निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है क्योंकि उसमें पारदर्शिता होती है। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये इसका जवाब होगा कि सभी के सभी बातों की वजह से लोकतंत्र बेहतर होता है। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला जो सवाल है उसमें है कि विश्व निम्न में से लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कम भ्रष्टाचार के कारण सरकार का अच्छा स्वरूप है, बात कुछ बनी नहीं। यह आर्थिक विकास की उच्च स्तर सुनिश्चित करता है। इसमें भी हमने पढ़ा था कि जो तानाशाही सरकार होती है उसमें जो आर्थिक विकास होता है कंपैरेटिवली फास्टर होता है। और यह बहुमत से शासन चलता है। यहाँ पर बहुमत का मतलब हो गया, जिस तरह से हमने श्रीलंका के बारे में बात किया था प्रथम अध्याय में, जब हमने सत्ता की साझेदारी किया था, तो वहाँ पर श्रीलंका में जो बहुसंख्यवाद है वो चलता है। तो लोकतंत्र में ये नहीं होता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा कि वह नागरिकों की व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान करता है।
इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा वह यह नागरिकों की व्यक्तिगत गरिमा का ध्यान रखता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल है, 8वां सवाल है कि लोकतंत्र के अपेक्षित परिणाम क्या हैं? मतलब हम लोकतंत्र से क्या अपेक्षाएं करते हैं? तो इसमें आ जाएगा सरकार की गुणवत्ता, सरकार गुणवत्ती होनी चाहिए, आर्थिक भलाई, आर्थिक जो इक्वालिटी है, इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है, बराबरी का जो अधिकार है, रोजगार लेने में सबको समान भाव से मौका मिलना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता और गरिमा, जो सोशल बैकवर्ड क्लास हैं, एससी हैं, बीसी हैं या फिर महिलाएं हैं, उनकी स्वतंत्रता और गरिमा के बारे में भी ध्यान रखा जाता है। इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपरोक्त सभी कि लोकतंत्र के हम लोकतंत्र में ये तीनों के तीनों परिणामों को अपेक्षित करते हैं। तो ये सही जवाब होगा उसका कि उपरोक्त सभी, सभी के बारे में बात कही जाएगी यहां पर। अगला जो सवाल है उसमें है उत्तर दक्षिण गलियारा निम्नलिखित को जोड़ता है। हमने ये बात की थी जब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने उत्तर दक्षिण गलियारे की बात की थी कि जो उत्तर में श्रीनगर है उससे लेकर के ये दक्षिण में जो कन्याकुमारी है उसको जोड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर दक्षिण गलियारा निम्नलिखित को जोड़ता है, श्रीनगर और कन्याकुमारी को। अगला जो सवाल है, भारत में भाप का इंजन भारत में कब बना? तो इसका सही जवाब है 1853 में। आप पीछे वाले क्वेश्चन देखोगे तो आप पाओगे कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब वहां पर दिया हुआ है। और आपको लगता है कि इस तरह से आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैं 10वीं कक्षा से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को इस पे वीडियो पे अपलोड करूंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उसमें जो 40 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे 80 में से, वो आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल कितनी लंबाई है? मैंने दो बात की थी जब हम परिवहन के बारे में बात कर रहे थे और जल परिवहन की जो बात कर रहे थे। दो तरह का जल परिवहन होता है, एक तो इनलैंड वाटर नेविगेशन होता है जिसको अंतर्देशीय जलमार्ग कहा जाता है। वो देश के भीतर जो हमारे देश में नहरें हैं, नदियां हैं, उनको इस्तेमाल करके हम परिवहन के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी लंबाई पूछी गई थी यहां पर, और ये सीधा सीधा जवाब हमने दिया हुआ था पहले भी, 14,500 किलोमीटर की ये लंबाई है। आगे चलते हैं। आगे है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस पर स्थित है? जब हमने मैप को देखा था, मैप में देखते हुए मैंने मैप के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया था कि यहाँ पर ये पंजाब में अमृतसर में एक है राजा सांसी, और यहाँ पर हमने देखा था इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा था मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा कि जवाहरलाल जो पोर्ट है वो किसके पास स्थित है? मुंबई के पास। इसके बाद है कि अगला कौन सा, इनमें से कौन सा एक नदी मुहाना का बंदरगाह है? नदी मुहाना रिवराइन पोर्ट, देखिए रिवर जो होती है उसके एक मुहाने पर बना हुआ जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, वो कहां पर है? ये देखिए यहां पर ये कोलकाता है। ये भी हमने जब मैप के माध्यम से सीखने का प्रयास किया था, और हमारे देश में कोलकाता ही एक ऐसा है जो नदी के मुहाने पर बंदरगाह है। अगला सवाल है विनिर्माण किस प्रकार की गतिविधि है? हमने देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में हमने बात की थी, और जो पहला ही सवाल था उस वीडियो का, जो विनिर्माण वाला चैप्टर है, उसमें कहा बताया गया था जो विनिर्माण है वो द्वितीयक क्षेत्रक में आता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। तो ये सारे के सारे ऐसी चीजें जो कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करती हैं, वो सभी के सभी द्वितीयक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में आता है। तो इसका सही जवाब ये होगा। अगला जो सवाल है उसमें पूछा गया है कि कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? जब हमने उद्योगों का वर्गीकरण किया गया था उसमें कच्चे माल के आधार पर दो वर्गीकरण बताए थे, एक तो जो कृषि आधारित उद्योग हैं और एक जो खनिज आधारित उद्योग हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि कृषि आधारित जो उद्योग हैं वो होते हैं जिसमें हमें जो कच्चा माल है वो खेती से, कृषि से और हमें खेत से प्राप्त होता है। तो इसको हम चेक करेंगे। लोहा और कपास, एल्युमिनियम, सीमेंट, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। और यहां पर कपास का जो उद्योग है, सूती कपड़े का जो उद्योग है, वो जो है कृषि आधारित उद्योग है। तो कपास यहां पर सही जवाब है। अगला सवाल है कि पहला कपास मिल मुंबई स्थापित की गई थी, कब की गई थी? पहली कपास कपड़ा मिल, ये देखिए
हमने ये इसको पढ़ा था कि मुंबई में, हालांकि ये कलकत्ता की रिश्रा की बात नहीं कर रहे हैं, मुंबई की बात कर रहे हैं। तो मुंबई में 1854 में सबसे पहली कपास की और या कह सकते हैं कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। और ये अगला सवाल है, जूट मिल ज़्यादातर स्थित है। हमने बात की थी कि जो ये हमारा हिस्सा है, पश्चिमी जो हिस्सा है ये हमारे देश का, ये जो पश्चिमी हिस्सा है, ये जो जिसको हम पश्चिमी बंगाल के नाम से जानते हैं, और ये जो बांग्लादेश है, इसका कैसे विभाजन हुआ, जिसकी वजह से जो जूट है, जूट का जो उत्पादन क्षेत्र है वो हमारे देश से अलग हो गया था, और अब हमारे पास बचा था पश्चिमी बंगाल। तो जूट की जो मिलें हैं वो पश्चिमी बंगाल में है, और पश्चिमी बंगाल में जो नदी बहती है वो हुगली नदी है। तो हुगली बेसिन, ज़्यादातर जो जूट मिलें हैं वो हुगली बेसिन पर है, क्योंकि हुगली नदी वहाँ पर जो जूट मिल के लिए पानी की व्यवस्था को पूरा करती है और परिवहन भी प्रदान करती है, परिवहन में भी सहायता करती है, इसलिए हुगली नदी पर। तो ये आ जाएगा, ज़्यादातर जूट मिलें जो हैं हुगली बेसिन पर है। ये भी हमने सवाल डिस्कस किया था पहले। अगला सवाल है, भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन कितना है? तो देखिए, ये यहाँ पर हमारी जो पुस्तकें हैं उसमें 2004 का डाटा दिया हुआ है, उसी को हम लोग मानेंगे। 600 मिलियन टन ये सही जवाब है कि हमारे यहाँ जो एल्यूमिनियम का उत्पादन है वो 600 मिलियन टन होता है 2004 वर्ष के अनुसार। अगला जो सवाल है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सा शहर है? ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, और हमने भी अपने पहले वीडियो में ये सीधा सीधा सवाल किया था कि बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है बेंगलोर। अगला जो सवाल है कि भारतीय समुद्री तट की रेखाई क्या है, रेखा की लंबाई क्या है? मैं एक बार फिर से मैप बनाऊंगा, हालांकि ये आपने 9वीं कक्षा में भी पहले अध्याय में ये पूरा विस्तार से पढ़ा हुआ है। मैं एक सिंबॉलिक सा मैप बना रहा हूं। देखिए, ये जो हमारा साउथ का हिस्सा है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर जो हिंद महासागर है, यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो साथ से जो एरिया आ रहा है ये हमारा तटीय प्रदेश है, और ये सीमांत है, सीमा लगी हुई है। तो जो तटीय प्रदेश है ये वाला हमारा, ये समुद्र तट की रेखा, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। तो ये आपके 20 सवाल है, और मुझे आशा है और पूरी उम्मीद है कि आपके 20 के 20 सवाल सही आए होंगे, सही आप लोगों ने किए होंगे। आप अगर जो आपकी पक्की परीक्षाएं होनी है, फाइनल जो एग्जामिनेशन होना है, उसमें भी अगर पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।